नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र राणा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर। आज हम 2023 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्न संख्या 11 से 19 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न है, फेन पलवन विधि से अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो जो फेन पलवन विधि है, इसका मुख्यतः प्रयोग सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जैसे PbS, इसको हम बोलते हैं गैलेना। ठीक है, दूसरा हमारा ZnS, इसको बोलते हैं हम जिंक ब्लेड। ठीक है, CuFeS2 कॉपर पायराइड आदि जितने भी हमारे पास सल्फाइड अयस्क होते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फेन पलवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि किससे संबंधित होती है, ये जो विधि होती है ये सल्फाइड अयस्क और अशुद्धि के भीगने से संबंधित होती है। यानी यहाँ पर हमारी जो अशुद्धि होगी और जो हमारा सल्फाइड अयस्क होगा वो अलग अलग प्रकार के तरल पदार्थ में भीगते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, एक पात्र लिया जाता है, उस पात्र में कुछ मात्रा जल की भर दी जाती है। अब जैसे हम उसमें जल की मात्रा भरेंगे तो उसमें कुछ चीड़ के तेल की मात्रा डाल देते हैं। ठीक है, अब और कुछ अयस्क इसमें डाल देते हैं। तो जैसे ही हम इस पात्र में क्या करते हैं, तेज वायु प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारा अयस्क है वो तेल के साथ झाग बनाकर पात्र के ऊपरी सतह पर आ जाता है, और जो अशुद्धि होती है वो पानी के साथ भीगती है, तो कहाँ, सतह पर, यानी पात्र के सतह पर एकत्रित हो जाती है। अब उस झाग को हम अलग करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को शुद्ध किया जाता है। तो इसको हम रिटर्न नोट्स में देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर फेन पलवन विधि। तो जो फेन पलवन विधि है, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्क को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी जितने भी हमारे पास सल्फाइड अयस्क होंगे, जैसे जिंक ब्लेड हो गया ZnS, PbS हो गया गैलेना, और CuFeS2 हो गया कॉपर पायराइड, यह विधि सल्फाइड अयस्क तथा अशुद्धि के भीगने से संबंधित होती है। यानी जो सल्फाइड अयस्क होगा, एक तरल में ये भीगेगा और एक तरल पदार्थ में क्या भीगता है, अशुद्धि भीगता है। ठीक है ना, तो यह विधि सल्फाइड अयस्क तथा अशुद्धि के भीगने से संबंधित होती है। यानी जो हमारे पास अशुद्धि होगी और जो सल्फाइड अयस्क होगा उसके भीगने से संबंधित होता है। इस विधि में एक पात्र लिया जाता है, यानी एक बर्तन लिया जाता है, जिसमें पानी भर लिया जाता है तथा इसमें कुछ मात्रा चीड़ के तेल की डाल दी जाती है। तो चीड़ का तेल होता है, उसकी मात्रा डाल दी जाती है और अयस्कों को डाला जाता है, जिससे अयस्क जो है हमारे पास वो किसके साथ, तेल के साथ तथा अशुद्धि जल में भीग जाती है। ठीक है, जैसे ही पात्र में तेज वायु प्रवाहित की जाती है, यानी जैसे हम पात्र में क्या करेंगे, तेज वायु प्रवाहित करते हैं, तो अयस्क झाग के साथ पात्र की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। तो जो अयस्क होते हैं वो झाग के साथ पात्र की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और अशुद्धि पात्र के तल पर एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध किया जाता है। अब हम यहाँ डायग्राम द्वारा इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक पात्र लिया जाता है और इस पात्र में क्या करते हैं, कुछ मात्रा जल की डाल दी जाती है। ठीक है, और उसके साथ कुछ चीड़ के तेल को भी डाल दिया जाता है और साथ में अयस्कों को भी इस पात्र में डाल दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर तेज वायु प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारे पास सल्फाइड अयस्क होते हैं वो तेल के साथ भीगते हैं और झाग के रूप में ऊपर सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जबकि जो अशुद्धि है वो अशुद्धि कहाँ रह जाएगी, जल के साथ भीगकर एक सतह पर एकत्रित हो जाती है, यानी तल पर एकत्रित हो जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, अशुद्धि है यहाँ पर। और ये जो मिश्रण है वो जल और तेल का है। जबकि ऊपर जो हमारे पास झाग बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, अयस्क युक्त झाग। ठीक है ना, इस प्रकार से हम सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जाता है, अयस्कों के सांद्रण की चुंबकीय पृथक्करण विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके चुंबकीय गुण में क्या होता है, अंतर होता है। यानी जो हमारे पास अयस्क होंगे वो चुंबक की ओर आकर्षित होते होंगे और जो हमारे पास अशुद्धि होती है वो किसकी, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। इस विधि में क्या करते हैं, दो रोलर लिए जाते हैं। इस प्रकार के दो रोलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम, इस प्रकार के दो रोलर होते हैं। इस रोलर के ऊपर एक चमड़े का पट्टा लगा होता है, ऐसे चमड़े का पट्टा लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फनल लगा देते हैं।
इस फनल की सहायता से क्या करेंगे, हम यहाँ से अयस्कों को इसमें प्रवाहित करेंगे। अयस्कों को प्रवाहित करेंगे तो चमड़ाई पट्टा, अगर हमने फनल इस साइड लिखा है तो चमड़ाई पट्टा किसकी ओर घूमेगा, राइट हैंड साइड की ओर घूमता है, ठीक है ना। तो जैसे ही अयस्क इस पट्टे के ऊपर प्रवाहित होता है तो ये घूमेगा, इधर की ओर आएगा। तो जो अयस्क होगा वो इस चुंबक की ओर आकर्षित होगा, यानी यहाँ पर ऐसे करके इस जो चुंबक का रोलर है इस रोलर की ओर आकर्षित होगा और यहाँ पर एक बर्तन में एकत्रित हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास अशुद्धि होगी चुंबक की ओर आकर्षित तो होगी नहीं, तो ये अलग हमारा एक अलग पात्र में इसको हम एकत्रित कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हमारा एक पात्र होगा, इस पात्र में हम क्या कर लेंगे इकट्ठे, इस पात्र में होगी अशुद्धि, और जो हमारे यहाँ पर पात्र लगा होगा इस पात्र में क्या इकट्ठा होगा, अयस्क एकत्रित हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। यानी जब अयस्क और अशुद्धि के चुंबकीय गुण में क्या होता है, अंतर होता है, तो उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। और अगर अयस्क और अशुद्धि के भीगने में अंतर होगा तो उस विधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फेन पलवन विधि का प्रयोग करते हैं। अगला आपके पास हस्तचयन विधि, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो अयस्क होते हैं और अशुद्धि होती है उनके आकार में अंतर होता है। यानी अयस्कों का आकार क्या होगा, बड़ा, और अशुद्धि का आकार क्या होगा, छोटा, ठीक है ना। तो इसको हम आसानी से हाथों द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, हस्तचयन विधि कहते हैं। तो तीनों विधियों का हमने शॉर्ट में आपको समझाया है कि हस्तचयन विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके आकार में क्या होता है, अंतर होता है। जबकि चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके चुंबकीय गुण में क्या होता है, अंतर होता है। और फेन पलवन विधि का प्रयोग उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके चुंबकीय गुण में क्या होता है, अंतर होता है। फेन पलवन विधि का प्रयोग उन अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके भीगने में क्या होता है, अंतर होता है। यानी जो जल है उसमें कौन भीगता है, अशुद्धि, और जो हमारा सल्फाइड अयस्क होता है वो तेल के साथ भीगकर पात्र के ऊपर सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित के 298 डिग्री केल्विन पर वैद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए, ईएमएफ की गणना कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे Zn हाफ सेल Zn2 प्लस, इसकी जो सांद्रता है 0.01 मोल है। लवण सेतु, यहाँ पर लवण सेतु है, इलावन नहीं है, ये क्या है, लवण सेतु है। Ag प्लस, इसकी सांद्रता है 1.0 मोल हाफ सेल Ag, और ई नॉट सेल का मान आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपने इसकी अभिक्रियाएं लिखनी है, क्या लिखनी है, अभिक्रियाएं लिखनी है। तो आपको मैं इसको रिटर्न में समझाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिक्रियाओं को लिखेंगे, ठीक है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते तो सबसे पहले आपने अभिक्रिया मेंशन करनी है। तो अभिक्रिया आपको दिख रही होगी Zn, इसका पहला Zn था तो हमने यहाँ पे Zn लिख दिया। ये किसमें हुआ चेंज, Zn2 प्लस में चेंज हुआ। अब आप इलेक्ट्रॉन उसी ओर ऐड करेंगे जहां पर आयन उपस्थित होते हैं, यानी जहां पे आयनों की संख्या क्या होगी, आयनों की संख्या में अंतर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 है, यहाँ पे क्या +2 है, यानी जहां पे ज्यादा आयन होंगे वहीं पे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे Zn2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अब अगले में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिया Ag, तो मैंने लिखा Ag प्लस, यहाँ पे Ag प्लस लिखा है। अभी 2 को ध्यान में मत रखो, ये 2 नहीं है, ठीक है, Ag प्लस। तो Ag प्लस ने जब Ag में गया होगा, Ag प्लस जब कहाँ गया होगा, Ag में गया होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, ऊपर जो अभिक्रिया है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, जबकि नीचे जो अभिक्रिया है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, यानी दोनों जगह पर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके ही बराबर करेंगे। तो जो नीचे वाला है उसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 2 Ag प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 Ag हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, ये 2Ag आ जाएगा, यानी इंटू 2, तो क्या करेंगे 2Ag हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2 1 जा 2, तो 2Ag हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए हैं। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपके पास ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग पी डिवाइड बाई आर, यानी लॉग पी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट की सांद्रता डिवाइड बाई रिएक्टेंट की सांद्रता। ई नॉट सेल का मान दे रखा है, ठीक है जी 1.56, यहाँ पे 0.0591 ये तो गिवन है, ठीक है। एन होता है जो आपने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, जो आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस ही करी, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो 2, तो मैंने यहाँ पे एन की जगह क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब जो लॉग है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट यानी आपने यहां पर देखना है कि ऐसा कौन सा आयन है जो उत्पाद की ओर है। तो आप यहां पर देखेंगे इस साइड हमारा जिंक है और यहां पर Ag है, तो आयन में कौन सा है जिंक वाला है, तो जिंक की सांद्रता लिखेंगे प्रोडक्ट में। ये वाला क्या हो गया हमारा जिंक वाला प्रोडक्ट। अभिकारक में यहाँ जिंक है और यहाँ पे क्या Ag प्लस है, तो आयन कौन सा Ag है, इसका मतलब Ag क्या हो जाए रिएक्टेंट। इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर, और चलो एक बार यहाँ पर ये भी देखते लेते हैं कि जो हमारे जिंक की सांद्रता है वो कितनी दे रखी है 0.01 मोल, और Ag की जो सांद्रता है वो कितनी है 1.0 मोल। तो यहाँ पर देखेंगे आप जिंक की जगह क्या लिखूंगा मैं 0.01 मोल और Ag क्या लिखूंगा 1.0 मोल। लेकिन यहां पर जो Ag प्लस है उसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी इसकी पावर। अगर मैं 3Ag प्लस करता तो यहाँ पे पावर कितनी होनी थी 3, अगर मैं 4Ag प्लस करता तो पावर कितनी होनी चाहिए थी 4, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से इसको देख लिया है। आगे हम देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे आप 1.56 तो ठीक है, 0.0591 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, ये तो हम ऊपर से बता दिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो क्वेश्चन में ये तो हमारे पास फॉर्मूले में गिवन होता है लॉग। अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ 1 की वैल्यू में, क्योंकि मुझे 1 से 10 तक की लॉग टेबल मालूम है, तो अगर मैं इसको 1 में चेंज करता हूँ तो पॉइंट को कितने बार मूव किया 2 टाइम्स मूव किया, यानी 1 2 टाइम्स मैंने मूव किया। तो क्या लिखूंगा 1 इंटू 10 की पावर, राइट हैंड साइड है तो माइनस में पावर ऐड होगी, ठीक है। तो 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे यहां पर देखेंगे तो 1.56 फिर वही बात है जो गिवन है, ये हमने 0.0591 डिवाइड बाई 2। अब जो अपर वैल्यू होती है लॉग 1 ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, तो हमारी क्या हो जाए माइनस लॉग 1, नीचे पे हमारा 1 था, इंटू लॉग 10 की पावर जो आपके पास था, तो 10 की पावर -2 था, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो 1.56 तो हमारा है, ये भी हमारे पास है। 1 का मान कितना होता है 0, लॉग 1 का मान कितना होता है 0 माइनस 0 हो गया, इंटू लॉग 10 की पावर, तो जो भी पावर होती है उसका मान होता है, तो 10 की पावर -2 है, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे -2 लिख दिया। तो 0 में 0 गया 0 बचेगा और 2 ही बचेगा, लेकिन कौन सा 2 बचेगा माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का 2 है। अब हम आगे देखेंगे तो यहां पर 2 से 2 कट गया, अब क्या बचेगा यहाँ पे -1, तो -1 का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, यानी आ गया 1.56 प्लस 0.0591। तो यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना 2 ही डिजिट है, तो 1.5600, इसके साथ ऐड करूंगा मैं कितना 0.0591, तो 1 का क्या लिखेंगे 1, ठीक है। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 + 5 कितना हो गया 11, कैरी होगी 1, तो 5 + 1 6,
एंड 1 का 1, तो जो आपके पास आंसर आएगा 1.6191 वोल्ट। तो ये आपके पास बोर्ड में 2 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी यही प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि लॉग की वैल्यू आप पुट कैसे करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मोलार चालकता को परिभाषित कीजिए या चालकता की परिभाषा दीजिए। तो कोई भी वैद्युत अपघट्य हो, ठीक है ना, किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम विलयन की चालकता की बात करें तो किसी भी वैद्युत अपघट्य जो विलयन की चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे C से व्यक्त किया जाता है। C बराबर क्या होता है हमारे पास 1/R, यानी C इक्वल टू जो चालकता होती है वो क्या होती है 1/R, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम इनवर्स होता है। अगर हम मोलर चालकता की बात करें तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल घोलने पर, कोई वैद्युत अपघट्य है उसके 1 मोल घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण चालकता को क्या कहते हैं मोलर चालकता कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। इसको हम आणविक चालकता भी कहते हैं। ठीक है ना, और जो लैम्डा m होता है वो इक्वल होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई C चालकता। ठीक है ना, इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अगर आपको इस प्रश्न के रिटर्न नोट्स चाहिए तो मैंने यह रिटर्न नोट्स पिछले पेपर में लिखवाया है तथा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस प्रश्न के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक तत्व की संरचना अंतःकेंद्रीय घनीय है यानी BCC है, वह इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई, यानी जो लंबाई है कोष्ठिका के कोर की वो 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व कितना है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा रिटर्न में। यहां पर देखने को मिल रहा होगा घनत्व बराबर कितना है 7.2 ग्राम। BCC में जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है 2 होती है, यानी एक जो होता है वो कोनों पे होती है और एक कहाँ होता है एक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित होती है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। ए जो है हमारे पास 288 पिकोमीटर है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है D = Z यानी परमाणु की संख्या, M यानी परमाणु का द्रव्यमान, Na हो गया एवोगाद्रो संख्या और A क्या होगा कोर की लंबाई, यानी D = Z × M / Na × Aq। अब सबसे पहले हमें देखना कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, यानी घनत्व है D तो दे रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है D आपके पास दे रखा है, D दे रखा है। ठीक है, Z आपने BCC देखा तो आपने परमाणु संख्या भी बता दी। ठीक है, Na एवोगाद्रो नंबर संख्या तो पता ही आपको, एवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23। A जो है वो इन्होंने दे रखा है। इसका नाम मुझे कैलकुलेट क्या करना है, M को मुझे कैलकुलेट करना है। तो M = क्या हो जाए D × Na। ठीक है, D × Na × Aq डिवाइड बाई Z कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करने पे क्या आएगा D का मान 7.2, एवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 और M जो है हमारे पास 288 × 10⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब, A क्यूब था तो इसका हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे डिवाइड बाई 2। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जब मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले मैं किसको डिवाइड करूंगा 6.022 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2 3 6, 2 0 0, 2 1 2 एंड 2 1 2 यानी 3.011 आ जाएगा। ठीक है, और 288 का जो हमारा क्यूब होता है
वो होता है आपके पास 288 का जो क्यूब होता है वो होता है 23887872, यानी 2388 73 78 72 होता है। कितना होता है? 2388 78 72 होता है। 10 की पावर यहाँ पे 23 है, और यहाँ पे 10 की पावर -10 प्लस -10 प्लस -10, तो कितना हो जाएगा? -30। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि -30 और प्लस 23 कितना हो गया? -7 हो गया, यानी 30 में से 23 चला गया तो कितना बचेगा? -7 बचेगा। ठीक है, 7.2 इंटू 10 के इंटू 3.011 इंटू 10 के पावर -7 23887872 हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर जब मैं क्या करूंगा, ये 7.2 एंड 3.011 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, तो आपके पास जो यहाँ पर नंबर आएगा वो क्या आएगा? 21.6792। ठीक है, और ये तो आपके पास क्यूब था ही इंटू 10 के पावर -7। अब यहाँ पर देखना मैं इसको अगर 0.7 जो -7 है इसको आगे लेके चलता हूँ तो कितनी बार? एक बार यहाँ पे आया 2 के बीच में, एक बार फिर आया 7 के बीच में, एक बार फिर आया 7 और 8 के बीच में, 3 बार आ गया, फिर चौथी बार यहाँ पे आया, 5वीं बार 8 के बीच में, 6वीं बार यहाँ पे आ गया 8 और 3 के बीच में, 7वीं बार 2 एंड 3 के बीच में आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 21.6, यहाँ पर अगर मैं 9 को कट करता हूँ आगे वाले में एक नंबर बढ़ जाता है क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है। और यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने यहाँ से 8 को हटाया तो 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 3 का क्या कर लेंगे हम? 4 कर लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आता है 52 ग्राम आंसर, यानी m बराबर कितना हो गया? 52 ग्राम। अब 52 ग्राम में अगर मैं परमाणु संख्या देखूंगा तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है, यानी 52 ग्राम में उपस्थित परमाणु संख्या बराबर एवोगाड्रो संख्या। तो 1 ग्राम में कितना होगा? हमारे पास क्या आएगा? 52 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, है ना? 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में उपस्थित परमाणु संख्या इक्वल टू एवोगाड्रो संख्या डिवाइड बाय जो पहले आपके पास आया था 52। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? 208 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो 208 ग्राम की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइड बाई 52 इंटू 208। अगर मैं 52 से इसको डिवाइड करता हूं तो आपके पास आएगा 24.08 इंटू 10 की पावर 23, यानी 52 का अगर मैं क्या 6.022 इंटू 208 डिवाइड बाई क्या करता हूं 52 करता हूं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 24.08 इंटू 10 के पावर 23 आपके पास आंसर होगा, यानी 24.08 इंटू 10 के पावर 23 आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, आपके पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुलकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलकों को लिखिए, यानी जो इसके मोनोमर होंगे, इनके आपने क्या लिखने? नाम लिखने हैं। तो ग्लिप्टल जो है इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं डाइक्रोन। ठीक है ना? तो इसका जो एकलक इकाई होती है वो होती है इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, यानी जो ग्लिप्टल की हमारी इकाई होती है, मोनोमर होती है, वो क्या क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल तथा थैलिक अम्ल। जबकि जो बेकेलाइट का हमारा मोनोमर होता है वो होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो दोनों जो मोनोमर होते हैं यानी एकलक होते हैं वो दो होते हैं। ग्लिप्टल का क्या होगा? ग्लिप्टल या डाइक्रोन का क्या होता है? इसका होता है थैलिक अम्ल तथा इथाइलिन ग्लाइकोल, जबकि बेकेलाइट का क्या होता है? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको रिटर्न में आप देखेंगे, इसके सूत्र भी देखेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ग्लिप्टल के एकलक या डाइक्रोन के एकलक क्या क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, CH2 और दोनों CH2 पे क्या है? OH। थैलिक अम्ल यानी बेंजीन के
सेंटर पोजीशन पे COH है और पैरा पे भी क्या होता है COH, तो हम इसे क्या बोलते हैं थैलिक अम्ल कहते हैं। यानी दो हमारे जो इकाई हैं तो वो किसके ग्लिप्टल या डेक्रोन के होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा बेकेलाइट का, तो बेकेलाइट की जो इकाई होती है फिनॉल बेंजीन पर OH और फॉर्मल्डिहाइड यानी जो हमारे पास HCHO होता है। ठीक है, और आपके बारे अगर कभी पूछा जाएगा फॉर्मलिन किसे कहते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड यानी इसका जो हमारा 40% विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं फॉर्मलिन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के 40% विलयन को फॉर्मलिन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रिस्टल जालक तथा एकक कोष्टिका को समझाइए। तो जो क्रिस्टल जालक होता है वो क्या होता है, एकक कोष्टिका की बार बार पुनरावृत्ति से जिस त्रिविम संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी एकक कोष्टिका को अगर आप बार बार मिलाएंगे तो जो त्रिविम संरचना आपके बनेगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी ईंट की बार बार पुनरावृत्ति से एक कमरे का निर्माण होता है या जिस त्रिविम संरचना का निर्माण होता है उसे हम कमरा कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल जालक भी ऐसा ही है, एकक कोष्टिका छोटी इकाई होती है यानी एकक कोष्टिका की बार बार पुनरावृत्ति से जिस त्रिविम संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर एकक कोष्टिका की बात करेंगे तो क्रिस्टल जालक का निर्माण, अब उल्टा बोलेंगे हम, क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन छोटी छोटी इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से होता है उसे हम क्या कहते हैं एकक कोष्टिका कहते हैं। और जो एकक कोष्टिका होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है सरल या आध एकक कोष्टिका, कौन सी, सरल या आध एकक कोष्टिका, और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, तो इसको हम रिटर्न में देखेंगे। आप जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्रिस्टल जालक, तो एकक कोष्टिका की बार बार पुनरावृत्ति से जिस त्रिविम संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं या क्रिस्टल जालक कहलाता है। और एकक कोष्टिका की बात करेंगे तो क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन छोटी छोटी इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से होता है उसे हम क्या कहते हैं एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है सरल या आध एकक कोष्टिका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष को समझाए। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष है वो कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, इसको समझने से पहले आप ये ध्यान रख लो कि 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक होते हैं रिक्तिका दोष और एक होता है अंतरकाशी दोष। तो अंतर में आधा ना आता है और फ्रैंकल में भी ना शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब जो फ्रैंकल है उसमें अंतरकाशी दोष पाया जाता है जबकि शॉर्टकी में रिक्तिका दोष पाया जाता है। लगभग सभी लोगों को ये एक प्रश्न आता होगा, परंतु जब पेपर आता है तो वहां पर ये एक फ्रैंकल के जगह शॉर्टकी को लिख देते हैं और शॉर्टकी की जगह फ्रैंकल को लिख देते हैं। इसका मतलब एक दूसरे में चेंज कर लेते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना फ्रैंकल में ना आता है और अंतरकाशी में भी ना आता है। इसका मतलब फ्रैंकल दोष में अंतरकाशी दोष पाया जाता है और शॉर्टकी में रिक्तिका दोष पाया जाता है। तो अगर इनको आप बिंदु वाइज नोट करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर प्राप्त होंगे। शॉर्टकी दोष की बात करेंगे, इस दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। फ्रैंकल में इस दोष में आयन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। अगले बिंदु की बात करें शॉर्टकी में, यह दोष रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है। यानी शॉर्टकी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, रिक्तिका दोष। और फ्रैंकल की बात करेंगे तो यह रिक्तिका तथा अंतरकाशी दोनों दोष उत्पन्न करता है। ठीक है, तीसरा बिंदु है शॉर्टकी में इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। अब आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो इसका घनत्व तो कम होगा। लेकिन फ्रैंकल में बात करेंगे तो इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला बिंदु शॉर्टकी में लिखेंगे, यह दोष वे यौगिक उत्पन्न करते हैं जिनके धनायन तथा ऋणायन का आकार बराबर होता है। और फ्रैंकल में क्या लिखेंगे, इस दोष में ऋणायन का आकार बड़ा तथा धनायन का आकार छोटा होता है। दोनों का अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो AgBr एक ऐसा अणु होता है
जिसमें शॉटकी तथा फ्रैंकल दोनों दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, शॉटकी की बात करें तो शॉटकी में अन्य NaCl हो गया, और फ्रैंकल की बात करेंगे तो अन्य क्या हो गया, AgCl होता है आदि। ठीक है ना। तो इसके यदि आपको इस प्रश्न के रिटर्न नोट्स चाहिए तो इसके रिटर्न नोट्स पिछले वीडियो में उपलब्ध हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में इस प्रश्न के लिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्राइक्लोरोमीथेन को गहरे रंगीन बोतलों में संग्रहित क्यों करते हैं? संबंधित अभिक्रिया बताते हुए कारण दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन होता है यानी क्लोरोफॉर्म होता है, उसको गहरे रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में यानी HNO की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके यानी O2 से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि जो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है उसको गहरे रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण करते हैं। इसकी जो हमारे अभिक्रिया होगी वो निम्न इस प्रकार, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन को गहरे रंगीन बोतलों में इसलिए संग्रहित किया जाता है क्योंकि ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म यानी प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना। इसकी जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार के, देखो यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म यानी ट्राइक्लोरोमीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, HNO की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा 2CO 2C, तो 2C है, O यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 1 जा 2, 2CO Cl2। अब यहाँ पे ध्यान रखना 2 यहाँ पे H हटे और 2 क्या हटे Cl, क्योंकि 6 Cl थे तो 6 में से 2 दूना कितना हो गया 4, 2 हटे तो 2 HCl प्राप्त होता है। तो जो COCl2 है इसको हम किस नाम से जानते हैं, फॉस्जीन के नाम से जानते हैं। आपके पास अगला प्रश्न आएगा इसी में कि क्लोरीन से बनाई जाने वाली 2 विषैली गैसों के नाम लिखे। तो एक है हमारा फॉस्जीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है COCl2, और दूसरा होता है मस्टर्ड। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है Cl CH2 S CH2 CH2 Cl, यानी जैसे आपके पास यहाँ से Cl CH2 CH2S फिर CH2 CH2 Cl। ठीक है। आपके पास अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास, एक पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है। यानी क्वथनांक में जो उन्नयन है वो कितना, 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, यानी किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन के मोललता तथा क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास विलय की मात्रा है वो कितनी दे रखी है, 10 ग्राम दे रखी है, और जो विलायक की दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 ग्राम दे रखी है। अब आपको मोललता पता होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी दिया गया भार तो दे रखा है, अणुभार हमें ज्ञात करना है विलय का। ठीक है। और केबी का मान भी इन्होंने दे रखा 2.53 kg मोल इनवर्स। ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी विलय की मात्रा है, कितनी ग्राम है, 10 ग्राम है, और विलाय की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम दे रखा है। केबी की मात्रा यानी क्वथनांक में उन्नयन जो स्थिरांक है वो 2.53 kg किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है, और डेल्टा टीवी कितना दे रखा है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो डेल्टा टीवी इक्वल होता है केवी इंटू मोललिटी है, मोललिटी को हमने खोला तो क्या लिखा है यहाँ पे ओपन करके, 100 ग्राम 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो एन ए क्या है हमारे पास, विलय के मोल, और डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार। ठीक है। तो केबी का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया इनटू डब्ल्यू ए, यानी डब्ल्यू एन ए को हम ओपन करके लिखेंगे तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एन ए होता है। और अगर हम इसको डब्ल्यू बी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो इसको डिवाइड करिए 1000 से, तो 1000 कहां जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा डब्ल्यू ए के साथ, और डब्ल्यू बी किसके साथ, एन ए के साथ आ जाएगा। ठीक है। आगे आप यहां पर देखेंगे हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, यानी Ma हमने यहाँ से इधर लेके गए और डेल्टा टी यहाँ से इधर आ गया। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पे डेल्टा टी भी मान तो 1 है, तो कोई रखने की जरूरत तो है नहीं, तो 2.53 इंटू 10 WA दिया गया बाहर बिले का इंटू 1000, ठीक है, यहाँ पे 1000 हो गया। Ma हमें कैलकुलेट करना, तो ये तो ऊपर चला गया। W भी कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब आपके पास बचा 2.53 इंटू 10 10 100, ठीक है ना, 100 बच गया। और 100 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 253 ग्राम, यानी जो बिले की मात्रा है वो कितनी है 253 ग्राम होगी। ठीक है, अगला जो आपके पास प्रश्न होगा, ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, अगला जो आपके पास प्रश्न है HCl, NaCl तथा CH3COONA सोडियम एसीटेट, ठीक है, के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के मान क्रमशः 426.1, 126.5 तथा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है ना, ये इन्होंने मान दे रखे, यानी HCl का कितना है 426.1, NaCl का है आपके पास 126.5 और CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट का है 91.0। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आपने कैलकुलेट किसका मान करना है, आपने कैलकुलेट करना है CH3COOH के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के मान की गणना कीजिए, यानी अनंत घनता पर मोलर चालकता के मान की गणना कीजिए। तो यहां पर जो आपके पास नियम लगता है वो लगता है कोल्डहाउस का नियम। तो कभी आपसे पास पूछा जाता है कोल्डहाउस का नियम लिखिए, तो किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत घनता पर मोलर चालकता का मान उसके द्वारा उत्पन्न धनायन तथा ऋणायन के आयनिक चालकता के योगफल के बराबर होता है। पहले हमने क्या बात करी, मोलर चालकता यानी आणविक चालकता, तो अणु की जो चालकता है देखिए हम क्या देखेंगे आणविक चालकता। अब इसके द्वारा जो बनेगा वो क्या बनेगा आयन, तो इसके द्वारा उत्पन्न धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे कि HCl, NaCl, CH3COONA के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl अनंत अंतर पर मोलर चालकता किसकी HCl की किसके इक्वल होते हैं H प्लस और Cl माइनस के इक्वल होती है। NaCl की बात करूं तो NaCl की किसके इक्वल होती है Na प्लस और Cl माइनस की योगफल के बराबर होती है। ठीक है, CH3COONA की बात करेंगे तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा आयनिक चालकता ऑफ Na प्लस एंड आयनिक चालकता ऑफ CH3COO माइनस, यानी प्लस माइनस में आपने ब्रेक करना है। अब आपने जिसको कैलकुलेट करना है उसको भी इसी प्रकार ब्रेक करना है। तो हमने देखा जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH है इसका किसके इक्वल होता है आयनिक चालकता यानी आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ HCl H प्लस और आयनिक चालकता किसकी CH3COO माइनस की। अब हमें यह देखना है कि हमें कैलकुलेट किसका करना है, हमें करना है कैलकुलेट H और CH3COO माइनस का। तो H इन समीकरण में से किस में H आपको दिख रहा है, तो मैंने कहा मेरे पास पहले में H दिख रहा है तो मैं पहले देखा ठीक है मुझे ये वाला में H है। इसके बाद मैंने देखा CH3COONA CH3COO, तो ये तीसरे वाले में CH3COO। इसका मतलब कि अगर मैं पहले वाले को अगर मैं समीकरण फर्स्ट को ये वाली समीकरण जो है आपके पास ये वाली पहले का H और तीसरे का CH3COO माइनस ऐड करता हूं तो मेरे पास कुछ वैल्यू कौन सी आएगी CH3COOH की आएगी। परंतु इसमें देखेंगे आप कि यहाँ पर Cl माइनस है और यहाँ पर Na है, ये भी तो आ रहे हैं। तो अगर मैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ता हूं उसमें से क्या करता हूं समीकरण 2 को क्या करता हूं घटाता हूं, तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा और Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। देखो Na से Na कैंसिल और Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो किसकी बचेगी H प्लस एंड CH3COO माइनस की बचेगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीकरण 1 व 3 को जोड़ने तथा समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर, तो समीकरण 1 तो ये था, समीकरण 3 ये था, इसमें से समीकरण 2 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया घटा दिया। अब यहां पर देखेंगे तो H प्लस Cl माइनस, ठीक है यहां पर भी Na ये तो प्लस वाले थे, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई Na के साथ करता हूं तो क्या होगा माइनस Na प्लस, और माइनस का ही मल्टीप्लाई Cl के साथ करता हूं तो माइनस Cl माइनस हो जाएगा। तो Na से Na कट गया, Cl से
Cl कट गया। अब बचा क्या आपके पास H प्लस एंड CH3 COO माइनस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखो समीकरण 1 की वैल्यू थी 426.1, समीकरण 3 की 90.1 और समीकरण 2 की थी 126.5। तो मैंने क्या कर दिया, पहले और तीसरे को ऐड कर दिया और दूसरे को क्या कर दिया, इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 3, पहले आपके पास आएगा 517.1, इन दोनों ऐड करने पे क्या आएगा 517.1। अब इसमें से अगर मैं 126.5 को क्या करता हूँ सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर हमारा 6 बचेगा तो 6 में 6 सब्सट्रैक्ट होगा कितना होगा 0। यहाँ पे हमारे पास क्या है 11 है, 11 में 2 तो क्या हो जाएगा 9 एंड 4 में से 1 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 390.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।